डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की हम क्लास के अंतर्गत सांख्य दर्शन में जो पुरुष सिद्धांत है, उस पुरुष सिद्धांत को विस्तार से समझाने का यहाँ एक प्रयास किया जाएगा। चूँकि इससे पूर्व हमने सांख्य दर्शन के प्रकृति का स्वरूप और प्रकृति की व्यक्त अव्यक्त रूप और प्रकृति की 3 गुणों की चर्चा पिछले वीडियोज़ के अंतर्गत हमने की थी। निश्चित रूप से आप लोगों ने उसको ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा और आपके समझ भी आया होगा। आज की इस क्लास के अंतर्गत इस वीडियो में हम सांख्य दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत है पुरुष, उसकी हम चर्चा यहाँ पर विस्तार से करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने। भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी विचारधारा के रूप में विख्यात है। भारतीय दर्शन में जितनी भी जो दार्शनिक परंपराएं हैं, उन दार्शनिक परंपराओं में हमने आप लोगों से पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि भारतीय दर्शन में अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं जो एक ईश्वरवाद से लेकर के और अनेक ईश्वरवाद तक की अवधारणाएं हमें देखने को मिलती है। उसी संदर्भ में हम यहाँ भारतीय दर्शन में जो सांख्य दर्शन है वो द्वैतत्ववादी विचारधारा अर्थात 2 तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है, जिसमें 2 परस्पर स्वतंत्र और निरपेक्ष तत्व स्वीकार किए जाते हैं। वे है पुरुष और प्रकृति। यानी पुरुष और प्रकृति को 2 तत्वों को मानने के कारण इसे द्वैतत्ववादी कहा जाता है। अन्य किसी तीसरे तत्व की इन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। इस द्वैतत्ववादी विचारधारा में पुरुष सिद्धांत का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सांख्य दर्शन की मान्यता है कि पुरुष के कैवल्यार्थ ही प्रकृति से संपूर्ण सृष्टि का विकास होता है। यानी प्रकृति की जो विकासवाद की प्रक्रिया है वो वास्तव में पुरुष के कैवल्यार्थ यानी पुरुष को कैवल्य प्राप्त करने के लिए ही ये सृष्टि जो है विकसित होती है। ये इस प्रकार की बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। पुरुष सांख्य दर्शन का आत्म तत्व है। वास्तव में पुरुष है क्या? तो पुरुष को हम एक आत्म तत्व के रूप में मानते हैं। यानी सांख्य दर्शन में या अन्य भारतीय दर्शन में जिस आत्मा को माना जाता है, उसी आत्मा को पुरुष में जो सांख्य दर्शन में जो पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्रकार से आत्म तत्व है, अर्थात आत्मा ही पुरुष है, पुरुष ही आत्मा है, इस प्रकार की ये बात मानते हैं। यानी पुरुष को हम आत्मा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, यानी आत्मा ही है एक तरह से। सांख्य दर्शन पुरुष के विषय में 3 प्रश्नों पर विचार करता है, और वो जो 3 प्रश्न है वो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरुष का क्या स्वरूप है, यानी वास्तव में पुरुष का नेचर किस प्रकार का है, पुरुष है क्या। और दूसरा जो है पुरुष के अस्तित्व की क्या प्रमाण है, क्या पुरुष को सिद्ध किया जा सकता है, इसके अस्तित्व के क्या कोई तर्क दिए जा सकते हैं, कोई युक्ति है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा अगले उसमें करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो बिंदु है वो है कि पुरुष एक है या अनेक। अब जो पुरुष है यानी जो आत्मा है वो एक मानते हैं या अनेक मानते हैं सांख्य दर्शन, इसकी भी हम चर्चा अगले वीडियोस के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो आज हम जो प्रथम जो कॉन्सेप्ट है, प्रथम जो विचार है, प्रथम जो प्रश्न है कि वास्तव में पुरुष का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा हम यहाँ विस्तार से करते हैं। तो पुरुष का स्वरूप सांख्य दर्शन में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व पुरुष है। प्रथम तत्व प्रकृति है। पुरुष को आत्मा की संज्ञा दी गई, यानी पुरुष को ही ये आत्मा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इसी कारण मनुष्य को अपने अस्तित्व का आभास होता है, यानी आत्मा के कारण ही मनुष्य को अस्तित्व का आभास होता है। पुरुष स्वभाव से ही चेतन तथा विवेकी होता है, यानी इसमें चेतना होती है, और जिसमें चेतना होती है निश्चित रूप से वो विवेक होता है, यानी विवेक होता है। चैतन्य उसका आगंतुक गुण नहीं होकर उसका स्वरूप है। अब ये जो चेतना है, जो पुरुष के अंतर्गत जो चेतना है, ये चेतना कोई आगंतुक गुण नहीं है, यानी बाहर से कोई आरोपित गुण नहीं है, बल्कि उसका नैसर्गिक स्वभाव है। यानी चेतना पुरुष में पहले से ही नीत होती है, अंदर होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये चैतन्य जो गुण होता है ये उसका स्वरूप है, कोई आगंतुक गुण नहीं है। ये इसको इस प्रकार से इसको समझें। सांख्य दर्शन का पुरुष चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप यानी चैतन्य उसका स्वभाव है। चेतना कोई बाहर से आरोपित
नहीं होती है। इस प्रकार वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से भिन्न है। अब चैतन्य स्वरूप होने के कारण पुरुष जो है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से भिन्न है। वह साक्षी है ना, साक्षी है, निष्क्रिय या उदासीन है। निष्क्रिय है, कुटस्थ, नित्य एवं अपरिवर्तनशील है। कुटस्थ भी है, नित्य है, परिवर्तनशील है। वह कुटस्थ नित्य होने के कारण वह कार्य कारण श्रृंखला से परे है। यानी कुटस्थ और नित्य होने के कारण, कुटस्थ नित्य होने के कारण ही पुरुष जो है, जो कार्य कारण श्रृंखला है, कारण और कार्य श्रृंखला को हम आगे बताएंगे, उससे बिल्कुल ये परे है। वह अज, नित्य, सर्वव्यापी, अनाश्रित, अलिंग, निर्वय एवं स्वतंत्र है। ये इनके गुण है। तो पुरुष त्रिगुणातीत, विवेकी, ज्ञाता, अविषय, अविषय का मतलब विषय, ये किसी का विषय नहीं है। वह अप्रसवधर्मी, विशेष चेतन और अपरिणामी है। ये इस प्रकार से इनके अनेक गुण हैं जिनको हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। त्रिगुणातीत होने के कारण न तो वह किसी ज्ञान का विषय है और न किसी क्रिया का करता है। तो त्रिगुणातीत का मतलब जो तीन गुण हैं, जिन तीन गुणों की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, सत्व, रज और तम, उन गुणों से अतीत का मतलब होता है कि भाई उन गुणों से परे है। उन गुण, ये गुण जो है इसमें नीत नहीं होते हैं। ये गुण तो प्रकृति के हैं, पुरुष की नहीं है। और न किसी कर्म फल का भोगता है, न कोई कर्म फल जो होता है, कर्म फल जो सिद्धांत है भारतीय दर्शन में कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, उसका भी ये भोग नहीं करता है, यानी भोगता नहीं है। कर्म फल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुरुष चेतन होने के कारण विवेकी है। अभी चेतन है और चेतना है तो उसमें विवेक भी है। विवेकी होने के कारण ही पुरुष को ज्ञ का कहा जाता है। ज्ञ, ज्ञ मीन्स ज्ञाता, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है। तो ये पुरुष का इस प्रकार से इसका स्वरूप है। पुरुष अविषय, अविषय का मतलब होता है ये विषय नहीं है, यानी ज्ञान प्राप्त करने का विषय ये नहीं है। होने के कारण सामान्य न होकर के ये एक तरह से विशेष है। आगे ये कहा गया कि पुरुष प्रकृति की भांति प्रसवधर्मी न होकर के अप्रसवधर्मी है। अप्रसवधर्मी क्योंकि पुरुष अनादि है, अनादि और अनंत है, ये कह सकते हैं हम। अनादि का मतलब होता है कि भाई इनकी इसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है, ये अनादिकाल से चला रहा है, इसलिए इसको अप्रसवधर्मी कहा जाता है। वह न तो किसी का कार्य है न किसी अन्य वस्तु का कारण हो सकता है। यानी कार्य कारण श्रृंखला से हम पहले बता चुके हैं कि ये परे है, न किसी का कार्य हो सकता है और न ही किसी का कारण हो सकता है। पुरुष का उपयुक्त जो स्वरूप है, जो स्वरूप हमने की जो चर्चा की है, प्रकृति के स्वरूप से भिन्न है। ये प्रकृति का जो स्वरूप है और पुरुष का जो स्वरूप है, वो दोनों का एक दूसरे से विपरीत स्वभाव है। तथापि यद्यपि पुरुष में कुछ धर्म ऐसे भी है जो मूल प्रकृति के भी धर्म है। मूल प्रकृति के धर्म का मतलब है कि प्रकृति में पुरुष में कुछ ऐसे गुण हैं जो प्रकृति के गुणों से मेल खाते हैं। पुरुष मूल प्रकृति के समान अहेतु मत, नित्य, सर्वव्यापी, निष्क्रिय, अनाश्रित, स्वतंत्र, निर्वय एवं अलिंग है। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो पुरुष और प्रकृति में सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। पुरुष प्रकृति के विकारों का मात्र दृष्टा है, यानी पुरुष जो है प्रकृति की जितनी विकार है, अहंकार से लेकर के और पंच महाभूतों तक जो विकार है, जिनकी हम चर्चा विकासवाद में करेंगे, उनका केवल मात्र ये दृष्टा है, कर्ता नहीं है। इस कारण वह मात्र साक्षी है। ये केवल दृष्टा है, साक्ष्य करता है उसका। सांख्य दर्शन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह पुरुष को अकर्ता मानते हुए भी भोक्ता मानता है। यानी ये अकर्ता है, यानी करने वाला नहीं है, फिर भी ये भोग करता है प्रकृति के विकारों का। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार राजा अन्न का उत्पादन नहीं करता फिर भी दूसरों द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न का उपभोग करता है, उसी प्रकार पुरुष अकर्ता होकर भी प्रकृति एवं उसके विकारों का भोक्ता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर सांख्य दर्शन में पुरुष के स्वरूप की विवेचना की गई है। ये निश्चित रूप से आपके समझ में आई होगी। आगे इसमें पुरुष की सांख्य दर्शन में दो भेद किए गए हैं, एक तो बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष। अब जो आत्मा है वो बद्ध भी होती है और मुक्त भी होती है। तो ये इस प्रकार से बद्ध और मुक्त के रूप में हम यहाँ इनका देखने का प्रयास करते हैं कि
बुद्धि के विकार, और विकार क्या है, अहंकार से लेकर के पंच महाभूतों तक, तो अहंकार का आरोपण होने के कारण पुरुष अपने को बुद्धि के व्यापारों का कर्ता समझता है। तो अहंकार का जब आरोपण पुरुष पर हो जाता है, पुरुष की बुद्धि पर हो जाता है, तो जो बुद्धि है वो व्यापारों को अपना कर्ता समझता है तथा उनसे उत्पन्न फल को भोगता रहता है। इस स्थिति में पुरुष अविवेकी हो जाता है, और जब पुरुष अविवेकी हो जाता है तो वो बंधनग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में कर्तत्व, भोक्तत्व व बद्धत्व भाव से युक्त पुरुष को बद्ध पुरुष माना जाता है, जो इस संसार में भटकता रहता है। तो ये बद्ध पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से है कि अहंकार का जब आरोपण बुद्धि पर हो जाता है तो बुद्धि जो है प्रकृति की विकारों को भोगना प्रारंभ कर देती है, तो इस प्रकार से वे बंधन मुक्त हो जाता है। मुक्त पुरुष, अब जो मुक्त पुरुष होता है वो बद्ध पुरुष से बिल्कुल विपरीत गुण होते हैं, उसमें त्रिगुणातीत होता है, यानी तीनों गुणों से अतीत होता है, विवेकी होता है, विवेक होता है, ज्ञान होता है, अकर्ता होता है, ये कर्ता नहीं होता है, अभोक्ता, ये भोक्ता भी नहीं है, केवल मात्र दृष्टा है। वास्तव में मुक्त पुरुष का स्वरूप ही पुरुष का स्वाभाविक स्वरूप है। जो वास्तव में जो पुरुष का जो मुक्त जो स्वरूप है वो ही पुरुष का वास्तविक स्वाभाविक स्वरूप है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर सांख्य दर्शन में पुरुष की स्वरूप की जो विवेचना है वो विवेचना को हमने यहाँ एक सरल से सरल भाषा में समझाने का एक प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ें, सुने, एक बार दोहराएं और आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।